हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। और हमारा जो BNSS का जो क्लास चल रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, उस क्लास को, उस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन 183 अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पूरे अच्छे तरीके से। 173 से 183 तक इट इज़ covered up, okay, and with case laws also, right? केस लॉज के साथ सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, हमेशा की तरफ सबसे पहले मेरे को डिस्क्लेमर ही देना चाहिए, वरना बहुत लोग तो मेरा पहला सेंटेंस सुन के ही भाग जाते हैं। तो भाई बता दूं, आपको ये लेक्चर 1.5x से ज़्यादा स्पीड में ही देखना है, राइट? ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो बोलता हूँ। एंड क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, चलिए। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप देखेंगे, सेक्शन 173 से हमारा स्टार्ट हुआ था, एंड नाउ एंड रिसेंटली वी जस्ट हैव कवर्ड सेक्शन 183, राइट? सो अगर आप देखेंगे, ऑलमोस्ट 10 से 11 सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं 184, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये भी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीलिम्स मेंस कुछ भी हो सकता है, प्रीलिम्स के लिए खासकर मेरे ख्याल से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए सेक्शन का नाम लिखिए, सेक्शन 184। क्या है? सेक्शन 184, ठीक है। ये जो हुआ करता था पहले ज़माने में, ये हुआ करता था सेक्शन 164A CRPC का, ठीक है। ओके सर। तो हेडिंग इसका मार्जिनल नोट्स का जो नाम है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन राइट ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हेडिंग क्या है? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। तो जो रेप विक्टिम है, जिसके साथ रेप हुआ है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन को लेके बात कर रहा है ये। मतलब ये सेक्शन तभी अट्रैक्ट होगा जब कभी भी रेप का ऑफेंस सामने आएगा, पुलिस वाले के सामने रेप का ऑफेंस आएगा, तो उस केस में मेडिकल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी हो जाएगा एज़ पर सेक्शन 184। जब मतलब जो मार्जिनल नोट्स देख कर लग रहा है, आगे अभी प्रोविज़न में अंदर जाएंगे तो हमको सब समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट इसका टोटल कितना सेक्शंस है? टोटल 7 सब सेक्शंस है मेरे ख्याल से। मैं थोड़ा देख लूँ, यस। तो पहले यहाँ पर एक तो इसका ब्रीफ चार्ट बना देते हैं, चलिए। सेक्शन 184 में जो पहला सबसेक्शन है वो तुम्हारा 184 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है? वो कहता है भाई मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर के बारे में। क्या बोलता है? मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर के बारे में बात करता है कि भैया मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसीजर कैसा होगा, ठीक है। सबसेक्शन 1। दूसरा बात करता है आपका सेक्शन 184 का सबसेक्शन 2 कहता है कि मेडिकल रिपोर्ट का डिटेल्स क्या क्या रहेगा मेडिकल रिपोर्ट में। तो मेडिकल रिपोर्ट डिटेल्स, ठीक है। ओके सर, आगे बताइए। सेक्शन 184 का सबसेक्शन 3 बात करता है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइंडिंग्स। क्या बोलता है? एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइंडिंग्स, ठीक है। हुआ फाइंडिंग्स जो आया है उसका एक्सप्लेनेशन, जो रिपोर्ट में आया है सामने, ठीक है, तो उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 184 का सबसेक्शन 4। ये क्या कहता है? ये कहता है तुम्हारा कंसेंट का कन्फर्मेशन। क्या बोलता है? कंसेंट कन्फर्मेशन, ठीक है। सबसेक्शन देखो, ये अगर देखोगे ना,
ये हेडिंग आपको नहीं मिलेगा, जितना भी सबसेक्शन का मैं हेडिंग लिखवाता हूँ ये आपको डायरेक्ट में नहीं दिखेगा। ओके, सो दिस इज़ माय ओन। सेक्शन 184 का 5 लिखो, फिर सेक्शन 184 का 5। यह है तुम्हारा टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन। क्या है टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन का टाइमिंग क्या होगा भाई? ठीक है, फिर है आपका सेक्शन 184 का 6। ये कहता है आपका सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। आप कब तक बनाएंगे रिपोर्ट? तो सबमिट करना पड़ेगा, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, फिर 7 है तुम्हारा सेक्शन 184 का 7। ये कहता है कंसेंट इज़ मैंडेटरी। क्या बोलता है? कंसेंट इज़ मैंडेटरी। ठीक है, तो ये 7 सबसेक्शंस हैं, और सबसेक्शंस जो हैं वो छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। ठीक है, एक पहला और दूसरा थोड़ा सा लेंदी, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, एक घंटा भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो भाई नाम लिखो। पहला सबसेक्शन सेक्शन 184 का सबसेक्शन 1। ठीक है, पहले ये क्या हुआ करता था? 164A हुआ करता था। ठीक है, ओके, तो सबसेक्शन पहला तो सबसेक्शन है वो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर। मेडिकल एग्जामिनेशन जो प्रोसीजर होगा उसके बारे में। ठीक है भाई, तो इसमें चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो आपको देखना चाहिए, देखिए, लिखिए व्हेन अ रेप और अटेम्प्टेड रेप। ठीक है, व्हेन अ रेप और अटेम्प्टेड रेप इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। मेरा आज राइटिंग थोड़ा एक्चुअली क्या हो रहा है ना, जब मैं कॉपी में लिख रहा हूँ और इसमें लिख रहा हूँ ना, थोड़ा फ़र्क हो जा रहा है। इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, बोल रहा है कि जब कभी भी रेप या फिर अटेम्प्टेड रेप इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, मतलब उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है, अगर चल रहा है, ठीक है, तो उस केस में द विक्टिम मस्ट बी, द विक्टिम, ठीक है, द विक्टिम मस्ट बी, जो विक्टिम होगी, मस्ट बी एग्जामिन्ड बाय, उसका एग्जामिनेशन होगा बाय, किसके द्वारा? बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जैसा लिखवा रहा हूँ, ये क्या हो गया, ये इतना मोटा क्यों चला आ रहा है पता नहीं। ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या बोल रहा है, मेरा बात सुनिए। बोल रहा है कि जब कभी भी रेप या अटेम्प्टेड रेप का इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा तो जो विक्टिम होगी उसको एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, जिसको प्यार से मैं बोलता हूँ, मैं और कोई नहीं, मैं बस बोलता हूँ जिसको प्यार से RMP। क्या बोलता हूँ? RMP। सर ये RMP क्या होता है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 51 का क्लॉज B। ठीक है, मेरा बात सुनो। अभी तक मैंने क्या कहा? सबसेक्शन 1 पढ़ रहे हैं जो कि बात करता है मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर के बारे में। तो मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर में बोल रहा है जब कभी भी कोई रेप का या फिर अटेम्प्टेड रेप का इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है तो उस केस में जो विक्टिम होगी उसका एग्जामिनेशन कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कर सकता है। कौन कर सकता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसका हम प्यार से बोलते हैं RMP। और RMP का के बारे में कहाँ लिखा गया? RMP के बारे में लिखा गया सेक्शन 51 का क्लॉज B में। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है सर, ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे
तो ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा ये कहाँ का होना चाहिए? द डॉक्टर, ये जो डॉक्टर होगा, द डॉक्टर यानी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का बात हो रहा है, शुड बी फ्रॉम, कहाँ से होना चाहिए? शुड बी फ्रॉम, समझो ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा ये कहाँ से होना चाहिए? ये तुम्हारा हो सकता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कहाँ से? गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर है तो वहाँ का भी चलेगा, ठीक है। दूसरा तुम्हारा हॉस्पिटल रन बाय लोकल अथॉरिटी, हॉस्पिटल रन बाय लोकल अथॉरिटी, ठीक है। तो क्या इसमें पढ़े कि भैया अगर मान लो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले रेप या अटेम्प्टेड रेप का इन्वेस्टिगेशन अगर चल रहा है, कहीं किसी केस में रेप ऑफेंस हुआ है तो उस केस में जो विक्टिम होगी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है एज पर सेक्शन 184, ठीक है। अच्छा, उसका एग्जामिनेशन कौन करेगा, ज़रूरी है या नहीं है वो बाद में देखेंगे। पहली बात समझो, अगर कोई रेप का ऑफेंस हुआ है जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या फिर अटेम्प्टेड रेप है, मतलब रेप हुआ नहीं है बट अटेम्प्ट किया गया, तो उस केस में इन विक्टिम जो होगी उसका एग्जामिनेशन कौन करेगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, जिसको मैं प्यार से आरएमपी बोलूँगा, ठीक है। आरएमपी जैसी बोलूँगा आपको समझ में आ जाना चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का बात हो रहा है। इसके बारे में कहाँ दिया गया है? सेक्शन 51 का क्लॉज बी में, ठीक है, ओके। डॉक्टर, ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी आरएमपी जो है ये कहाँ का आरएमपी होना चाहिए? ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, रजिस्टर्ड वाला मेडिकल प्रैक्टिशनर है, बट भाई ये कौन सा इंस्टीट्यूट का होगा? कहाँ का होना चाहिए? प्राइवेट हॉस्पिटल का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, किधर का? तो बोलता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए या फिर जो लोकल अथॉरिटी द्वारा हॉस्पिटल जो चल रहा है उसके द्वारा भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो डॉक्टर जो होगा या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए या फिर उस हॉस्पिटल का होना चाहिए जिस हॉस्पिटल को लोकल अथॉरिटी चला रहा है, ठीक है। अच्छा, समझ में आया? ओके सर, आगे बताओ, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, इफ़ नो सच डॉक्टर इज़ अवेलेबल, इफ़ नो सच डॉक्टर यानी आरएमपी इज़ अवेलेबल, अगर मान लो कोई आरएमपी अवेलेबल नहीं है उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर हॉस्पिटल रन बाय लोकल अथॉरिटी उस नहीं अगर है तो क्या करेंगे उस केस में? एनी, क्या करेंगे? एनी आरएमपी, एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन कंडक्ट द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उस केस में भाई अब क्या करेंगे? किसी को भी बुला लेंगे, बस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, गवर्नमेंट का नहीं हो तो क्या होगा? प्राइवेट को बुला लेंगे। कैन कंडक्ट द एग्जामिनेशन, ठीक है। समझ में आया क्या बोला? कि भैया डॉक्टर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन सा हॉस्पिटल का होगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल रन बाय लोकल अथॉरिटी। ये प्रीलिम्स में आ सकता है भाई क्वेश्चन, पहले बता दूं, दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहाँ का होना चाहिए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल का या फिर हॉस्पिटल रन बाय लोकल अथॉरिटी? एक ऑप्शन देगा प्राइवेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्राइवेट, और एक ऑप्शन में आएगा तुम्हारा ए और बी, तो तुम क्या लिखोगे? गवर्नमेंट और हॉस्पिटल दोनों, जो ऑप्शन रहेगा जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल रन बाय लोकल अथॉरिटी, जो दोनों ऑप्शन होगा उसमें सिलेक्ट करोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो आरएमपी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी चलेगा, लोकल अथॉरिटी का भी चलेगा, अगर दोनों में नहीं है तो कोई सा भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चलेगा, बस वो आरएमपी होना चाहिए, ठीक है भाई। आओ नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है कंसेंट को लेके, क्या है? कंसेंट। कंसेंट को लेके क्या है पॉइंट लिखो? कंसेंट ऑफ द विक्टिम, विक्टिम का जो कंसेंट है, कंसेंट ऑफ
एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। कंसेंट ऑफ द विक्टिम, ठीक है, विक्टिम का कंसेंट या फिर और लीगली ऑथराइज्ड पर्सन, क्या लीगली ऑथराइज्ड पर्सन ऑन हर बिहाफ। तो विक्टिम का कंसेंट या फिर लीगली ऑथराइज्ड पर्सन उसके बिहाफ में जो कंसेंट लेंगे, ये मैंडेटरी है, लेना ज़रूरी है, बिना कंसेंट का नहीं चलेगा, ठीक है। मेरा बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई देखो, आप मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो उस विक्टिम का तो कंसेंट लोगे ना। या फिर मान लो कंसेंट देने के लिए नहीं है, उसका माइनर है, उस केस में जो लीगली ऑथराइज्ड पर्सन है, ठीक है, वो दे सकते हैं। मान लो ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि वो विक्टिम दे ही ना सके कंसेंट, तो उस केस में बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है, तो उस केस में जो लीगली ऑथराइज्ड बंदा होगा उसके बिहाफ में वो क्या दे सकता है, कंसेंट दे सकता है। समझ में आया? तो कंसेंट कौन कौन दे सकता है बताओ? तो एक कंसेंट कौन देगा? एक कंसेंट देगा तुम्हारा विक्टिम, दूसरा लीगली ऑथराइज्ड पर्सन ऑन हर बिहाफ, उसके बिहाफ में लीगली ऑथराइज्ड पर्सन। समझ में आ रहा है? जी सर, आगे बताओ। ठीक है, अभी तक समझ में आया कुछ भी? ये है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई, तुम्हारा एग्जामिनेशन कब तक ख़त्म होना चाहिए? द एग्जामिनेशन मस्ट बी डन विदिन 24 hours. Oh my God, how can it be possible? Within 24 hours of the police receiving complaint, of the police receiving कंप्लेंट, जैसे कंप्लेंट मिला वहाँ से 24 आवर्स के अंदर, मतलब जैसे एफआईआर लॉज हुआ, ठीक है, ठीक है, एफआईआर जैसे लॉज हुआ वहाँ से भाई, एफआईआर लॉज हुआ रहेगा, वहाँ से 24 घंटे के अंदर तुमको क्या करना है, एग्जामिनेशन ख़त्म कर देना है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? एग्जामिनेशन 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, विदिन 24 आवर्स, ठीक है। ओके, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसेक्शन 1 का। क्या क्या है? टोटल 5 पॉइंट है। चलिए एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं ये बताया, सबसेक्शन 1 कहता है मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर। इसमें ये बोला जाता है कि जब कभी भी रेप या अटेम्प्टेड रेप का इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा तो विक्टिम का एग्जामिनेशन कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आरएमपी कहाँ दिया गया है? सेक्शन 51 क्लॉज बी में, ठीक है। अच्छा, ये आरएमपी कहाँ का होना चाहिए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल का या फिर हॉस्पिटल रन बाय लोकल अथॉरिटी? अगर दोनों का नहीं अगर हुआ तो क्या करेंगे? तो भाई उस केस में कोई भी आरएमपी को ले लेंगे, बस एग्जामिनेशन करवाना है। लेकिन एग्जामिनेशन करने के लिए क्या विक्टिम का कंसेंट लेना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? मैंडेटरी है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। क्या है? बहुत ज़रूरी है। तो विक्टिम से ले सकते हैं कंसेंट, या फिर मान लो वो विक्टिम कंसेंट देने के लिए लायक ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में जो लीगली ऑथराइज्ड पर्सन है वो दे सकते हैं उसके बिहाफ में। ओके, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि एग्जामिनेशन कितने टाइम के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन, रेप का जो मेडिकल एग्जामिनेशन, जो रेप के टाइम, मतलब रेप का जो केस में जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो कितने आवर्स के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए? 24 आवर्स। सोचो, बहुत ही स्ट्रिक्ट दिया गया, मतलब जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है, 24 आवर्स। समझ में आ गया? जी सर, आगे बताओ। तो लिखो ये हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, ठीक है। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। सबसेक्शन 2 लिखिएगा मेरे साथ साथ। चलिए अब चलते हैं सबसेक्शन 2 में।
सेक्शन 184 का सबसेक्शन 2 ये कहता है मेडिकल रिपोर्ट्स का डिटेल्स। मेडिकल रिपोर्ट डिटेल्स क्या क्या रहेगा मेडिकल रिपोर्ट्स में, तो लिखो द डॉक्टर, डॉक्टर मतलब कौन भाई, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, भूलना नहीं। मस्ट प्रिपेयर अ डिटेल्ड रिपोर्ट, एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएगा कवरिंग, जिसमें क्या क्या रहेगा चीज़ बताओ, उसको ब्लू पेन से लिखते हैं। नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द विक्टिम, विक्टिम का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, एंड द पर्सन हु ब्रॉट हर, एंड द पर्सन हु ब्रॉट हर, जो उसको लाया है, ठीक है। दूसरा एज ऑफ द विक्टिम, एज क्या है भाई विक्टिम का, एज बहुत मायने रखता है, पता है आपको। एज ऑफ विक्टिम, डिटेल्स ऑफ एनी सैंपल्स कलेक्टेड, डिटेल्स ऑफ एनी सैंपल्स कलेक्टेड, जो सैंपल्स कलेक्ट किया गया है उसका डिटेल्स, फॉर किस चीज़ के लिए भाई, डीएनए टेस्टिंग, डीएनए टेस्टिंग, ठीक है। अब पता है आपको क्या क्या सैंपल्स लेते हैं, इसमें बोलने का ज़रूरत नहीं है मुझे। एनी विजिबल इंजरीज ऑन द विक्टिम, कोई विजिबल इंजरीज है क्या, एनी विजिबल इंजरीज ऑन द विक्टिम, विक्टिम पे। फिर द विक्टिम्स मेंटल कंडीशन, भाई वो बोल पा रही है कि नहीं, कंसेंट दे पाएगी कि नहीं, विक्टिम्स मेंटल कंडीशन कैसा है। लास्ट एनी अदर रेलिवेंट डिटेल्स, एनी अदर रेलिवेंट डिटेल्स। समझ में आया? समझ में तो आ गया सर, ओके ठीक है। तो अब देखो जो डॉक्टर आरएमपी जो रिपोर्ट बनाएगा मेडिकल रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में क्या क्या वो चीज़ मेंशन करेगा, नाम क्या है विक्टिम का, उसका एड्रेस क्या है, कौन उसको लाया था, उसका एज क्या है, क्या क्या सैंपल्स कलेक्ट किया गया है डीएनए टेस्ट के लिए, फिर इंजरीज कुछ दिख रहा है क्या विक्टिम पे जो सामने दिख रहा है, द विक्टिम्स मेंटल कंडीशन क्या है, और बाकी रेलिवेंट डिटेल्स आ सकते हैं, ठीक है। हो गया ख़त्म, बस यही था इसमें। अब आते हैं सबसेक्शन 3 में, सेक्शन 184 का सबसेक्शन 3। ये कहता है एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइंडिंग्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइंडिंग्स। द रिपोर्ट मस्ट, रिपोर्ट जो बनेगा, एक सेकंड यार, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लिखने में, ये एक्चुअली एसी में रह रहे कि टैबलेट ना, चलो भाई। द मेडिकल रिपोर्ट, द मेडिकल रिपोर्ट, ठीक है, मस्ट क्लियरली explain the reasons for each conclusion, for each conclusion the doctor makes,
बोल रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट जो देगा बंदा, कौन देगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो आरएमपी जब रिपोर्ट बनाएगा, ये सारा डिटेल्स देगा, तो इसी रिपोर्ट में वो अपना एक्सप्लानेशन भी देगा। क्या देगा? एक्सप्लानेशन देगा। मस्ट क्लियरली एक्सप्लेन, हे भाई हट जा, क्लियरली एक्सप्लेन द रीजंस फॉर ईच कंक्लूज़न। जो भी वो कंक्लूज़न दे रहा है, तो क्योंकि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो उसका क्या मानना है, उसका क्या कंक्लूज़न है, और उस कंक्लूज़न का एक्सप्लेनेशन देगा, ऐसा क्यों कह रहा है वो। समझ में आया? तो यहाँ पर आपको बस ये याद रखना है, वो जो भी कंक्लूज़न तक पहुँचा है, तो वो क्यों उस कंक्लूज़न तक पहुँचा, उसका रीज़न्स एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, जो भी वो कंक्लूज़न दे रहा है उसका रीज़न्स एक्सप्लेन करेगा। समझ में आ रहा है? कौन? आरएमपी, डॉक्टर भी कह सकते हो, जो भी है। फिर 183 का 4 आते हैं, हो गया ख़त्म। सोचो अब से सब एक एक लाइन का है। सेक्शन 184 का है ये 4, ये बोलता है कंसेंट का कन्फर्मेशन। कंसेंट कन्फर्मेशन, तो इसमें लिखो भाई, द रिपोर्ट मस्ट specifically state that the victim's consent, that the victim's consent और ऑथराइज्ड पर्सन्स, और ऑथराइज्ड या फिर जो ऑथराइज्ड पर्सन या फिर ऑथराइज्ड पर्सन्स कंसेंट, ठीक है, वॉज ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड किया गया था, वॉज ऑब्टेन्ड बिफोर एग्जामिनेशन। ठीक है, इस रिपोर्ट में, मेडिकल रिपोर्ट में ये भी स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए कि विक्टिम का कंसेंट लिया गया था एग्जामिनेशन करने से पहले, या फिर उसके वो अगर नहीं अगर वो if she was not in a position to give the consent, then in such situation her consent has been obtained through the authorized person, right? इसका मतलब ये कि रिपोर्ट में ये चीज़ होना चाहिए, द रिपोर्ट मस्ट स्पेसिफिकली स्टेट दैट द विक्टिम्स कंसेंट वॉज ऑब्टेन्ड, कब? वो भी एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, पहले कंसेंट लिया गया, फिर एग्जामिनेशन किया गया है, इसका मतलब ये है। और वो चीज़ रिपोर्ट में लिखा होना चाहिए कि देखो भैया, विक्टिम जो है वो अपना कंसेंट दी थी, या फिर इसके बिहाफ में ऑथराइज्ड पर्सन ने दिया था, और उसके बाद ही एग्जामिनेशन हुआ है। ओके, अब है 184 का 5, सेक्शन 184 का 5, ये है तुम्हारा टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन। क्या है? टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा ठीक से। द मेडिकल रिपोर्ट must mention the exact start and time of the examination। क्या बोला, समझ में आया? भाई रिपोर्ट में ये चीज़ भी होना चाहिए कि जो तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन था, मतलब रिपोर्ट का स्टार्ट था, ये जो रिपोर्ट कब स्टार्ट हुआ था और कब ख़त्म हुआ, उसका एंड टाइम एग्जामिनेशन का एग्जैक्ट स्टार्ट कब हुआ, मतलब कब उसका एग्जामिनेशन स्टार्ट किया गया और कब वो ख़त्म हुआ, एग्जैक्ट टाइम रहना चाहिए। आ जाते हैं 6th नंबर पॉइंट पे। 6th नंबर में क्या है भाई? सेक्शन 184 का 5th हो गया ना जी। 6th नंबर है आपका
सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, अब सबमिट करोगे कि नहीं? जी हाँ, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट सबमिट करोगे। अच्छा, तो लिखो द डॉक्टर मस्ट सेंड, यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का बात कर रहा है, मस्ट सेंड द मेडिकल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 184, ठीक है, टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, याद रखना इन्वेस्टिंग लिख दिया मैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है, आईओ जिसको बोलते हैं हम लोग प्यार से, याद होगा आपको, ठीक है, विद इन 7 days। ओ माय गॉड, मतलब क्या? देखो, अब रिपोर्ट तैयार हो चुका है, रिपोर्ट बन चुका है, ठीक है, अब रिपोर्ट को सबमिट करना है। तो रिपोर्ट बना कौन रहा था? डॉक्टर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब वो बना के देगा किसको? जो केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। केस का इन्वेस्टिगेशन कौन करता है हमारे केस में? पता है आपको क्या बोलते हैं? प्यार से बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देगा कौन? देगा डॉक्टर देगा। किसको? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देगा आईओ को 7 दिन के अंदर। फिर आईओ किसको देगा? वेरी गुड क्वेश्चन। देन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मस्ट सबमिट इट to the magistrate, ठीक है, as a part of the investigation, as the part of the case records, ठीक है। तो ये क्योंकि केस का पार्ट है तो उसको सबमिट करेगा किसको? मजिस्ट्रेट को। अब देखो, अब मैं इसका एक चार्ट बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा टाइमिंग को लेकर। देखो, अगर आपको पता होगा हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले यहाँ क्या आया? इन्फॉर्मेशन आया, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आया किस चीज़ का? इन्फॉर्मेशन आया तुम्हारा, या फिर दैट इज़ आप कह सकते हो एफआईआर आया। किसका? ऑफ रेप का एफआईआर आया, या फिर अटेम्प्टेड रेप का, या फिर अटेम्प्टेड रेप का। समझ में आ रहा है? जी सर। इन्फॉर्मेशन आया, किसके पास आया है? मेरे पास आया है। किसके पास आया भाई? पुलिस ऑफिसर, ठीक है, ये पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर के पास आया। पुलिस ऑफिसर के पास जैसे रिपोर्ट आया उसके बाद वो क्या करेगा? बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। उसके बाद जैसे उसके पास इंफॉर्मेशन आता है, याद करो 24 आवर्स के अंदर, याद आ रहा है? क्या करेगा वो? किसको भेजेगा? वो भेजेगा आपको 24 आवर्स के अंदर। जैसे ही आया उसके 24 आवर्स के अंदर क्या हो जाना चाहिए? मेडिकल एग्जामिनेशन ख़त्म होना चाहिए। याद है? मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी डन। ये बहुत को इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, बहुत ही हम लोग को थोड़ा ये करना पड़ेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी डन किसके द्वारा? बाय, पता होगा आपको, बताओ, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो अब देखो, पुलिस वाला क्या किया? 24 आवर्स के अंदर जैसी इन्फॉर्मेशन मिला रेप का, अटेम्प्टेड रेप का, तो 24 घंटे के अंदर ही मेडिकल एग्जामिनेशन करवा दिया रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के बाद, ठीक है। तो ये मेडिकल प्रैक्टिशनर 24 घंटे के अंदर मेडिकल करवा लिया। अब वो क्या करेगा?
अब ये इसका काम क्या है बताओ? ऑब्वियसली अब ये भेजेगा किसको? याद आ रहा है किसको भेजेगा? विद इन कितना दिन? विद इन 7 डेज। यस यस यस, सही बोले सर। विद इन 7 डेज यहाँ जो बंदा है कौन? ये भी है रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर। भेजेगा किसको? ये भेजेगा तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। ठीक है, शॉर्टकट में लिखा हूँ, समझ जाना। ये मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भेजेगा। किसको भेजेगा? ये भेजेगा तुमको, तुम्हारा किसको भेजेगा बताओ? ये भेजेगा तुम्हारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, याद है? ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जैसे ये भेजा, उसके बाद क्या होगा? आ गया रिपोर्ट मेडिकल एग्जामिनेशन का, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, फिर वो किसको भेजेगा? वो किसको भेजेगा? ये मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट किसको भेजेगा? अंडर सेक्शन 184 वाला किसको भेजेगा बताओ? ऑब्वियसली मजिस्ट्रेट को भेजेगा। यस सर, सही बोले। ठीक है, अब मुझको बताओ, जैसे ही पुलिस वाले के पास इन्फॉर्मेशन आया रेप का, अटेम्प्टेड रेप का, तो वो 24 घंटे के अंदर क्या करेगा? मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा। किसके द्वारा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के बाद। जैसे ही मेडिकल एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ, वहाँ से 7 दिन के अंदर रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास जैसे रिपोर्ट मिला, वो किसको देगा? तुरंत मजिस्ट्रेट को दे देगा। यहाँ पर टाइम नहीं लिखा है कि कब देगा। ओके, समझ में आया? तो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये है तुम्हारा तरीका। इसको थोड़ा जो आदमी लोग हैं उसको ब्लैक कर देते हैं। ये है, जैसे ये इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है बोल के इसको यहीं रख दिया। ठीक है, समझे? तो क्या है, अभी समझ में आया? तो इन्फॉर्मेशन मिला, इन्फॉर्मेशन के बाद क्या किए? किसका इन्फॉर्मेशन मिला? रेप का, अटेम्प्टेड रेप का। पुलिस ऑफिसर 24 घंटे के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया आरएमपी के द्वारा। आरएमपी 7 दिन के अंदर आईओ को भेज दिया। फिर आईओ उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को सबमिट कर दिया। ख़त्म। जी सर, समझ में आ गया। ओके, ये हो गया तुम्हारा 6। लास्ट अब है पॉइंट, ख़त्म हो जाएगा ये सेक्शन। ठीक है, तो लिखो सेक्शन 184 का 7, कंसेंट इज मैंडेटरी। कंसेंट इज मैंडेटरी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लिखो, यहाँ लिखो, इफ मेडिकल एग्जामिनेशन of victim of rape or attempted rape, ठीक है, is done without the consent, अगर विदाउट कंसेंट किया गया है, विदाउट हर कंसेंट और विदाउट द कंसेंट ऑफ, ऐसा लिखो, विदाउट हर कंसेंट, हर कंसेंट लिखने से चल, विदाउट हर कंसेंट और विदाउट हर कंसेंट और विदाउट द कंसेंट ऑफ और विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, और विदाउट the consent of authorized person on her behalf। समझे कि नहीं? मतलब इतना सब लिखने के बदले में आप एक चीज़ लिख सकते थे, विदाउट कंसेंट बस लिखते सकते थे। तो इसको डिटेल में लिख दिया मैं, विदाउट हर कंसेंट, उसके कंसेंट के बिना, समझने के लिए। वो भी कंसेंट क्योंकि दे सकती है, उसका भी कंसेंट नहीं लिया,
ना ही आपने ऑथराइज्ड पर्सन का कंसेंट लिया, ठीक है। विदाउट हर कंसेंट या फिर विदाउट द कंसेंट ऑफ हर ऑथराइज्ड पर्सन ऑन हर बिहाफ, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो ऐसा नहीं लिखते, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा भाई, इट शैल बी अनलॉफुल, अनलॉफुल हो जाएगा, अनलॉफुल, ठीक है। अनलॉफुल कहलाएगा ये, समझे। अगर बिना कंसेंट के अगर एग्जामिनेशन कर दिया गया है विक्टिम का, रेप विक्टिम का, तो उस केस में उसको अनलॉफुल कहा जाएगा, ठीक है। वाह, बस इतना है। अब उसके बाद है लास्ट वाला सेक्शन 51 क्लॉज बी क्या कहता है। सेक्शन 51 का क्लॉज बी, ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मीनिंग दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है भाई, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब है, लिखो, अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ठीक है, हु possesses, हु possesses, ठीक है, हु possesses any medical qualification, who possesses any medical qualification, who possesses any medical qualification, ठीक है, जिसके पास कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड कहाँ से है, रिकॉग्नाइज्ड अंडर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, अंडर, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, ये नया आया, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अगर आप देखोगे सीआरपीसी का 2019, ठीक है। उसके बाद एंड हुज नेम हैज़ बीन एंटर्ड इन, और जिसका नाम, एंड हुज नेम, जिसका नाम एंटर्ड किया गया, एंड हुज नेम हैज़ बीन एंटर्ड इन, कहाँ पर भाई, पहला द नेशनल मेडिकल रजिस्टर, द नेशनल मेडिकल रजिस्टर, या फिर जिसका नाम कहाँ पर एंटर किया गया है, स्टेट मेडिकल रजिस्टर, क्या, द स्टेट मेडिकल रजिस्टर, ठीक है, अंडर दैट एक्ट। अब देखो भाई, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है, कौन सा डॉक्टर, तो यहाँ पर बोला गया रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन है, वो भी कहाँ का, नेशनल मेडिकल एग्जामिनेशन एक्ट 2019 वाला, जिसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के द्वारा, क्या, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के द्वारा जिसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, और जिसका नाम, दो चीज़ होना चाहिए, पहला उसका रिकॉग्निशन होना चाहिए, कहाँ पर, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में रिकॉग्निशन होना चाहिए, दूसरा चीज़ उसका नाम एंट्री होना चाहिए या फिर नेशनल मेडिकल रजिस्टर में या फिर स्टेट मेडिकल रजिस्टर में, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। तो हमने क्या पढ़ा, इसमें से एक है तुम्हारा नेशनल मेडिकल एग्जामिनेशन एक्ट 2019 के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और उसका नाम एंट्री कहाँ होना चाहिए, नेशनल मेडिकल रजिस्टर में या फिर स्टेट मेडिकल रजिस्टर में, तो हम बोलेंगे भाई वो आरएमपी है। आरएमपी मतलब ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसके पास मेडिकल क्वालिफिकेशन है,
किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड? नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड, और जिसका नाम नेशनल मेडिकल रजिस्टर में है या फिर स्टेट मेडिकल रजिस्टर में है। ठीक है, ये है तुम्हारा 184 एंड दैट्स कंप्लीट। या ख़त्म है, और कुछ है नहीं इसमें, बस इतना ही। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये, कुछ इसमें है नहीं खास, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए आपको देखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ सब आ सकता है कि भैया आरएमपी कौन सा इंस्टीट्यूट करना चाहिए, कंसेंट लेना ज़रूरी है या नहीं है, मैंडेटरी है क्या, कौन कंसेंट दे सकता है। ठीक है, उसके बाद पूछ सकता है कि कितने टाइम के अंदर मेडिकल रिपोर्ट बन जाना चाहिए, 24 घंटा, कितने दिनों के अंदर आईओ को मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट दे देगा कौन, आरएमपी 7 दिन के अंदर। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में ये प्रीलिम्स क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, कि कितने घंटे के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाना चाहिए, 24 घंटे के अंदर। अच्छा, मेडिकल एग्जामिनेशन ख़त्म होने के कितने दिनों के अंदर आईओ को सबमिट करना चाहिए, 7 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, फिगर वगैरह जो दिया है। और आरएमपी कौन सा एक्ट में रिकॉग्नाइज्ड है, तो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, याद रखना। क्या? मेडिकल कमीशन है, हाँ, मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में रजिस्टर होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो ये है बस है प्रीलिम्स। और अच्छा, कंसेंट लिए बिना अगर मेडिकल एग्जामिनेशन कर दिए तो क्या हो जाएगा? बवाल हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा, सीधा सा बात है। क्या हो जाएगा? अनलॉफुल कहलाएगा। हुआ? तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। बस आपको इतना ही पढ़ना है, एंड दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स वेरी मच एनफ, राइट। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना मेहनत कर रहा हूँ, देखिए रात का 12:40 हो रहा है, राइट। आप लोगों के लिए जग के वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो थोड़ा तो एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त, और पढ़ते रहिए।